Hello everyone, I am Priyanka Gaur. Welcome back to my channel Learning with Pace. 9th क्लास की सिविक्स का ये है चैप्टर नंबर 3 एंड इस चैप्टर में हम बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में कि भाई जो इलेक्शन होते हैं इंडिया में, क्या ये इलेक्शन डेमोक्रेटिक है या नहीं है। तो अगर इलेक्शन डेमोक्रेटिक है तो कैसे हैं, और अगर डेमोक्रेटिक नहीं है तो फिर इलेक्शन का फ़ायदा क्या है ना। तो इन चीज़ों के बारे में अभी हम जानेंगे। We get to read a lot about unfair practices in election. देखो हमें ना इलेक्शंस में अनफेयर प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ने को बहुत कुछ मिलता है, जैसे कि न्यूज़पेपर, टेलीविज़न रिपोर्ट्स में हमें ये देखने को मिलता है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी पर एलिगेशन लगा रही है, या फिर जो पार्टी हार गई है वो जीती हुई पार्टी पर एलिगेशन लगा रही है कि इन लोगों ने अनफेयर प्रैक्टिसेस का यूज़ किया है, अनफेयर प्रैक्टिसेस का यूज़ करके ये लोग जीते हैं। तो इस तरीके के एलिगेशन हमने बहुत बार सुने हैं। अब हम यहाँ ये देखेंगे कि भाई एक पार्टी दूसरी पार्टी पर किस तरीके के इल्ज़ाम लगाती है। तो पहला इस तरीके का एलिगेशन लगता है कि भाई जो पार्टी जीती है इसने फॉल्स नेम का यूज़ करके अपनी तरफ वोट कर लिए हैं एंड जेन्युइन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए। दूसरा इस तरीके का एलिगेशन देखने को मिलता है कि जो पार्टी जीती है इसने ना गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ का मिसयूज़ किया है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का यूज़ किया है इलेक्शन कैंपेन के टाइम पे। अच्छा, एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि जब इलेक्शन कैंपेन होते हैं तो कोई भी सरकारी अधिकारी किसी पार्टी के लिए नहीं बोलेगा, ये तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल होता है। नेक्स्ट है एक्सेसिव यूज़ ऑफ मनी। अच्छा, कई बार ऐसे भी एलिगेशन लगते हैं कि जो पार्टी है सामने वाली वो बड़ी पार्टी है भाई, है ना, उसमें जो कैंडिडेट है वो काफ़ी ज़्यादा रिच हैं, जो उम्मीदवार है ना उनके पास बहुत पैसा है, तो उन्होंने ब्राइब देकर लोगों से वोट खरीद लिए हैं। इस तरीके के भी एलिगेशन लगते हैं। नेक्स्ट ऐसे भी एलिगेशन लगते हैं कि वोटर्स को इंटिमिडेट किया जाता है, मतलब डराया धमकाया जाता है, रिगिंग की जाती है पोलिंग डे पर। रिगिंग का मतलब होता है डिसऑनेस्टी, ठीक है। तो इस तरीके के एलिगेशंस देखने को मिलते हैं। अब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए क्या ये सारे एलिगेशन सही हैं, तो आपको आंसर में यही बोलना है कि देखो इसमें से काफ़ी सारे जो ये एलिगेशंस हैं ना ये सही हैं। वी फील अनहैप्पी व्हेन वी रीड और सी सच रिपोर्ट्स। हालांकि हम जब ऐसे एलिगेशन सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें सुनने में और पढ़ने में ये सब चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। बट फॉर्चुनेटली ये जो अनफेयर प्रैक्टिसेस होते हैं इलेक्शन में, ये इतने लार्ज स्केल पर नहीं होते कि इलेक्शंस के मायने ही बदल जाएं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से एक बेसिक क्वेश्चन अराइज होता है, कैन अ पार्टी विन एन इलेक्शन एंड कम टू पावर नॉट बिकॉज इट हैज़ पॉपुलर सपोर्ट बट थ्रू इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या एक ऐसी पार्टी जीत सकती है इलेक्शन में या पावर में आ सकती है जिसके पास पॉपुलर सपोर्ट तो नहीं है, मतलब जनता का सपोर्ट नहीं है, लेकिन इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस की वजह से वो पार्टी जीत गई है। क्या ऐसा हो सकता है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा वाइटल है, इसको केयरफुली एग्जामिन करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए हम यहाँ पर ना कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के बारे में। One simple way of checking whether elections are fair or not is to look at who conduct the elections. अगर हमने ये जानना है ना कि इलेक्शंस फेयर तरीके से हुए हैं या नहीं हुए हैं, इसको जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि इलेक्शंस कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी किसकी है। तो इलेक्शन कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की, एंड ये जो इलेक्शन कमीशन है ये इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। तो क्या इलेक्शन कमीशंस गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट होते हैं या गवर्नमेंट का इलेक्शन कमीशन पर इन्फ्लुएंस होता है? इन सारे क्वेश्चंस के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। देयर आर अदर वेरियस क्वेश्चंस एज वेल। कैन द गवर्नमेंट और द रूलिंग पार्टी इन्फ्लुएंस एंड प्रेशराइज देम? तो जो इलेक्शन कमीशन वोट कंडक्ट कराते हैं, इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं, वोट की काउंटिंग कराते हैं, तो जो ये इलेक्शन कमीशन होती है क्या इस पर गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस होता है या रूलिंग पार्टी का इन्फ्लुएंस होता है, या फिर इन पर किसी तरीके का प्रेशराइज बनाया जा सकता है? क्या इन पर किसी तरीके का दबाव बनाया जा सकता है? डू दे हैव इनफ पावर्स टू बी एबल टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस? क्या इलेक्शन कमीशंस के पास इतनी आज़ादी है कि वो फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शन कराए?
क्या वो एक्चुअली में अपनी पावर को सही ढंग से यूज कर रही है? तो ये जो सारे क्वेश्चन हैं इनके आंसर हम आगे देखेंगे और इनके आंसर से आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारे जो यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं भारत में वो डेमोक्रेटिक हैं कि नहीं हैं, और अगर डेमोक्रेटिक हैं तो कैसे हैं। तो यहाँ पर आंसर दिए गए हैं इन सारे क्वेश्चंस के। इन आवर कंट्री इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट एंड वेरी पावरफुल इलेक्शन कमीशन। तो ये तो आपने यहाँ पर ऐसे हाईलाइट कर लेना है कि हमारे यहाँ पर जो इलेक्शंस है वो कंडक्ट किए जाते हैं ईसी के द्वारा। ईसी मतलब इलेक्शन कमीशंस। इसमें ना बहुत सारे मेंबर्स होते हैं जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर होते हैं, जो इलेक्शन को कंडक्ट कराते हैं, इलेक्शन में सभी चीज़ों को सुपरवाइज करते हैं। इट enjoys द सेम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस दैट जुडिशरी enjoys। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात देखो क्या बता दी है कि जिस तरीके से हमारे देश की जुडिशरी मतलब न्यायपालिका इंडिपेंडेंट है, दैट मीन्स कि हमारी न्यायपालिका पर, हमारी जुडिशरी सिस्टम पर, जजेस पर कोई भी किसी तरीके का दबाव नहीं बना सकता क्योंकि वो फ्री है। ठीक है, कोई भी जुडिशरी के ऊपर प्रेशर नहीं बना सकता, किसी का इन्फ्लुएंस नहीं होगा क्योंकि हमारी न्यायपालिका जो है वो बिल्कुल स्वतंत्र है। सो इन द सेम वे यही पावर किसको मिली हुई है? इलेक्शन कमीशन को मिली हुई है। तो इनके ऊपर भी कोई भी किसी तरीके का दबाव नहीं बना सकता एंड ये बॉडी बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। कौन सी बॉडी इंडिपेंडेंट है? इलेक्शन कमीशन की। ठीक है, The Chief Election Commissioner is appointed by the President of India। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन ये पूछ सकता है एग्जामिनर कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनको अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। राष्ट्रपति जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं। बट अगर इनको एक बार अपॉइंट कर दिया, किनको? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, फिर ना ये ना तो प्रेसिडेंट के लिए एंड ना ही गवर्नमेंट में किसी पार्टी को ये आंसरेबल होते हैं। तो इनको ना आंसर नहीं देना पड़ता। अगर इलेक्शन कमिश्नर ने किसी चीज का डिसीजन ले लिया तो वो डिसीजन फाइनल माना जाएगा। ठीक है, दे आर नॉट आंसरेबल टू प्रेसिडेंट एंड नॉट टू गवर्नमेंट। इवन इफ द रूलिंग पार्टी और द गवर्नमेंट डजंट लाइक व्हाट द कमिश्नर डज। अगर सपोज करो जो रूलिंग पार्टी है, जो जीत रही है पार्टी, या गवर्नमेंट के लोगों को इलेक्शन कमिश्नर की पॉलिसीज पसंद नहीं आ रही है, रूल्स पसंद नहीं आ रहे हैं, तो भी वो कुछ नहीं कर सकते, उनको फिर भी वो रूल्स एंड पॉलिसीज माननी पड़ेगी। सो यहाँ पर हमने क्या समझा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो डिसीजन दे दिया वो फाइनल डिसीजन होगा, सबको मानना पड़ेगा, चाहे किसी को पसंद आए ना आए, एंड कोई भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर किसी भी तरीके का दबाव नहीं बना सकता। ठीक है, एंड एक और चीज है, इट इज वर्चुअली इम्पॉसिबल फॉर इट टू रिमूव द CEC। दैट मीन्स कि अगर किसी रूलिंग पार्टी को, गवर्नमेंट को कमीशंस का, इलेक्शन कमीशंस का काम पसंद नहीं आ रहा है तो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटा नहीं सकते। मतलब इनको हटाया तो जा सकता है, देखो जा सकता है, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मतलब बहुत रेयर चांसेस में हटाया जा सकता है, इजी नहीं है इनको हटाना। ठीक है, नेक्स्ट है कि भाई अगर हम ना इंडिया के इलेक्शन कमीशंस की पावर को दूसरे देश के इलेक्शन कमीशंस के साथ कंपेयर करें तो आपको पता चलेगा कि भारत में इलेक्शन कमीशन के पास जो वाइड रेंज की पावर होती है ना, वो पावर अदर कंट्रीज में किसी भी इलेक्शन कमीशन के पास शायद ही होती हो। तो अब हम यहां पर देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहला है, ईसी टेक्स डिसीजन ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द कंडक्ट। इलेक्शन को कंडक्ट करने में सारे डिसीजंस जो हैं वो ईसी के होते हैं, इलेक्शन कमीशन के होते हैं। इसके अलावा इलेक्शंस के हर स्टेज को कंट्रोल किया जाता है ईसी के द्वारा, जैसे कि अनाउंसमेंट से लेकर कि भाई कब से इलेक्शन हो रहे हैं तब से लेकर इलेक्शन के रिजल्ट तक सारा का सारा कंट्रोल ईसी के पास होता है। नेक्स्ट है, ईसी के थ्रू, इलेक्शन कमीशन के थ्रू कुछ बेसिक गाइडलाइन, कुछ बेसिक रूल बता दिए जाते हैं हर एक कैंडिडेट एंड उसकी पार्टी को, जिन्हें हम कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। एंड इन कोड ऑफ कंडक्ट को हर एक
कैंडिडेट को, हर एक पार्टी को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन अगर ये बेसिक गाइडलाइन कोई कैंडिडेट, उम्मीदवार या पार्टी फॉलो नहीं करेगी, इन रूल्स का अगर वॉयलेशन करेगी तो उन्हें पनिश कर दिया जाएगा। इनफैक्ट उनके इलेक्शन को रिजेक्ट भी किया जा सकता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द ईसी कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइंस। इस टाइम पर इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट को भी कुछ ऑर्डर दे सकती है कि गवर्नमेंट को कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी है। अब ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इलेक्शंस करते वक्त कोई भी गवर्नमेंट पावर का मिसयूज ना करे, ना ही कोई पार्टी और कैंडिडेट गवर्नमेंट पावर का मिसयूज करके इलेक्शन को जीतने की कोशिश करे, ना ही कोई गवर्नमेंट पार्टी या गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स होते हैं, जो सरकारी अधिकारी होते हैं, उनका इलेक्शन में कोई यूज करे। क्योंकि सरकारी अधिकारी जो हैं उनके ऊपर एक तरीके का लिमिटेशन होता है कि वो किसी भी पार्टी के लिए नहीं बोलेंगे, किसी पार्टी के फेवर में नहीं बोलेंगे, ना ही किसी पार्टी के साथ वो इलेक्शन कैंपेन में जाएंगे। इसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं उनको ना ट्रांसफर भी कर दिया जाता है ईसी के द्वारा। ये सारा का सारा डिसीजन किसका होता है? इलेक्शन कमीशन का होता है। जितने भी लोग इलेक्शंस की ड्यूटी में लगे हैं वो सारे के सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स इलेक्शन के टाइम पर ईसी के अंडर होते हैं, ना कि गवर्नमेंट के। ठीक है, जितने भी कर्मचारी इलेक्शन ड्यूटी में लगे हुए होंगे वो सब इलेक्शन कमीशन की बात मानेंगे, गवर्नमेंट की बात नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन के अंडर में होंगे जब तक इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आ जाता। ठीक है। In the last 25 years or so, the Election Commission has begun to exercise all its power and even expand them, and it is very common now for the Election Commission to reprimand the government and the administration of the lapses. देखो, हम कुछ लास्ट 25 ईयर्स की बात करें तो इलेक्शन कमीशन की पावर्स जो है उनको और ज़्यादा एक्सपैंड कर दिया गया। एंड ये कोई नई बात नहीं है अगर इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट को रेप्रीमेंड करे, उनको मतलब किसी गाइडलाइन को तोड़ने के लिए अगर उनको गुस्सा करे तो। एंड व्हेन इलेक्शन ऑफिशियल कम टू द ओपिनियन दैट पोलिंग वाज नॉट फेयर इन सम बूथ्स, अगर इलेक्शन ऑफिशियल्स ने, इलेक्शन अधिकारियों ने या इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर्स हैं उन्होंने अगर ये कह दिया कि भाई किसी पोलिंग बूथ में फेयर तरीके से इलेक्शन नहीं हुए, तो क्या होगा? दोबारा से रीपोल किया जा सकता है। अगर इलेक्शन कमीशन ने यह बोला कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में फेयर तरीके से इलेक्शन नहीं हुए या एंटायर कॉन्स्टिट्यूएंसी में फेयर तरीके से इलेक्शन नहीं हुए, तो ईसी के पास ये भी पावर है कि वो रीपोल का ऑर्डर दे सकते हैं। द रूलिंग पार्टी ऑफन डू नॉट लाइक व्हाट ईसी डज। कई बार क्या होता है कि जो पार्टीज होती हैं एंड ईसी होती है, इनके बीच में फ्रिक्शन आ जाता है, तो रूलिंग पार्टी को कई बार ईसी की चीजें पसंद नहीं आती है, जो रूल्स वो बनाती है वो पसंद नहीं आती है, लेकिन फिर भी रूलिंग पार्टी को वही काम करना पड़ता है, वही चीज, वही जो रूल्स है वो फॉलो करने पड़ते हैं जो ईसी ने बनाए हैं। दिस वुडेंट हैव हैपेंड इफ द ईसी वॉज नॉट इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल। लेकिन अगर यहाँ पर आप एक बात सोचो, अगर ईसी को हम इंडिपेंडेंट ना बनाते, जिस तरीके से हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, तो फिर क्या ईसी इतने पावरफुल हो पाते? नहीं हो पाते ना। तो ईसी को अगर हम इंडिपेंडेंट नहीं बनाते या इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर्स हैं अगर हम उनको इंडिपेंडेंट नहीं बनाते ना, तो इनके ऊपर बहुत प्रेशर रहता। अब ये इंडिपेंडेंट है तो इसीलिए जो पार्टी है, जो कैंडिडेट है, उनको ईसी की बात माननी ही पड़ती है। ठीक है, यहां पर एक पॉइंट तो हमारा प्रूव हुआ कि इलेक्शन कमीशन के अंडर में इलेक्शंस होते हैं एंड इलेक्शन कमीशन एकदम इंडिपेंडेंट एंड फ्री बॉडी है। तो इससे हमें ये तो समझ में आता है कि भाई इलेक्शंस जो है हमारे यहाँ पर वो डेमोक्रेटिक तरीके से होते हैं। दूसरा एक और तरीके से समझा जा सकता है विच इज पॉपुलर पार्टिसिपेशन। इसका मतलब है कि लोग इलेक्शन में कितना पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर हमें इलेक्शन प्रोसेस की क्वालिटी को चेक करना है तो हमें कैसे चेक करने को मिलेगा कि लोग यहाँ पर कितने एंथुजियाज्म से, कितने उत्साहित होकर पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शंस में। अगर सपोज करो लोगों को इलेक्शन में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे। लेकिन अगर लोगों को इंटरेस्ट है इसमें इलेक्शन के पार्टिसिपेशन में, तो फिर इसका मतलब है कि वहां पर इलेक्शन फ्री एंड फेयर तरीके से हो रहे हैं।
दूसरा तरीका ये है दैट पीपल्स पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन इज यूजुअली मेजर्ड बाय वोटर्स टर्नओवर फिगर्स। वोटर्स टर्नओवर फिगर्स का मतलब है कि देखो क्या होता है कि सपोज करो कि हमारे यहाँ पर 80% लोग हैं जो वोट डाल सकते हैं। अब इसमें से एक्चुअल कितने लोग हैं जो वोट डालने जाते हैं, तो एक्चुअल जितने लोग हैं वोट डालने जो जाते हैं उनको हम कहते हैं वोटर टर्नओवर फिगर। तो आप लोगों को हम बता दें कि भाई अगर हम कुछ लास्ट 50 ईयर की बात करें तो यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका में ये जो वोटर्स का टर्नओवर फिगर है वो डिक्लाइन होता जा रहा है, मतलब वहां पर लोग इतने इंटरेस्टेड नहीं हैं वोट देने में। बट अगर इंडिया की बात की जाए तो ये टर्नओवर या तो स्टेबल है या फिर थोड़ा ऊपर गया है। तो हमारे यहाँ पर आज भी लोग इलेक्शन में विश्वास रखते हैं। ठीक है, यहां पर देखो फिगर के थ्रू समझाया हुआ है इसको। ये वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम इंडिया की बात करें तो यहां पर पुअर पीपल मतलब गरीब लोग, इलिटरेट पीपल मतलब अनपढ़ लोग, एंड अंडर प्रिविलेज्ड पीपल मतलब डाउन ट्रोडन लोग, ये लोग ना लार्ज प्रोपोर्शन में वोट देते हैं। वेयर एज अगर इन्हीं के कंपैरिजन में हम यहाँ पर रिच एंड प्रिविलेज सेक्शन की बात करें तो ये लोग वोट कम देते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर इंडिया की बात की जाए तो यहाँ पर पुअर पीपल सबसे ज्यादा वोट देते हैं, इलिटरेट एंड डाउन ट्रोडन पीपल सबसे ज्यादा वोट देते हैं। वेयर एज जो रिच एंड प्रिविलेज सेक्शन है यहाँ का वो वोट कम देते हैं। अब यही चीज बिल्कुल अपोजिट है वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में, जैसे कि यूएसए हो गया, फ्रांस हो गया। तो जो वेस्टर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वहां पर बिल्कुल उल्टा है। वहां पर रिच लोग ज्यादा वोट देते हैं, प्रिविलेज्ड सेक्शन के लोग ज्यादा वोट देते हैं, एंड पुअर लोग जो हैं वो वहां पर कम वोट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें तो वहां पर जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं, जो ब्लैक पीपल हैं, ठीक है, जो ब्लैक पीपल है वो कम वोट देते हैं एज कंपेयर टू व्हाइट। व्हाइट पीपल लार्ज प्रोपोर्शन में वोट देते हैं, वेयर एज ब्लैक पीपल एंड हिस्पैनिक्स जो हैं वो कम मात्रा में वोट देते हैं। हिस्पैनिक्स वो हैं जिनका अमेरिका में ओरिजिन नहीं हुआ, बेसिकली इनका कल्चर थोड़ा इनसे अलग होता है। अच्छा, यहां पर देखो जिस तरीके से यहां पर देखो वोटर टर्नआउट भी दिखा रखा है। अपर कास्ट के लोग कितने हैं जो वोट देने जाते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, एंड यहां पर यूएसए का बताया है व्हाइट पीपल, ब्लैक पीपल, हिस्पैनिक पीपल। तो देखो किस तरीके से दिखाया है कि अगर हम इंडिया की बात करें तो अपर कास्ट लोग, ओबीसी, एससी, एसटी, ये लोग वोट देने जाते हैं। इसमें से एससी लोग जो हैं, जो स्केड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं, वो सबसे ज्यादा वोट देते हैं, एंड एसटी वाले लोग वोट देते हैं। तो एससी, एसटी ये दो हैं ऐसी कास्ट जिसमें से लोग लार्ज प्रोपोर्शन में वोट देने आते हैं। यूएसए की बात की जाए तो व्हाइट पीपल वहां पर ज्यादातर रिच हैं, तो ये लोग सबसे ज्यादा वोट देते हैं। वेयर एज ब्लैक एंड जो हिस्पैनिक है वो इन कंपैरिजन टू व्हाइट पीपल बहुत कम मात्रा में वोट देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कॉमन पीपल इन इंडिया अटैच अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू इलेक्शन। देखो हमारे यहाँ भारत में ना हर आम नागरिक के बीच में इलेक्शन की बहुत इंपॉर्टेंस है। उसके पीछे रीजन क्या है कि हर आम नागरिक को ये लगता है कि हम ना इलेक्शन के टाइम पर पॉलिटिकल पार्टीज पर प्रेशर बना सकते हैं कि वो हमारे फेवर की पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स को अडॉप्ट करे, एंड इसीलिए हमारे यहाँ क्या होता है, आम नागरिक इलेक्शन का ना पूरा फायदा उठाते हैं। कहने का मतलब है उनको पता होता है कि भाई अगर हम इनको इलेक्ट करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव को हम चुनेंगे, तभी तो ये सरकार बना पाएंगे। तो इसीलिए जो कॉमन पीपल है वो पॉलिटिकल पार्टीज पर प्रेशर बनाते हैं कि वो ऐसी पॉलिसीज, ऐसे प्रोग्राम्स को अडॉप्ट करे जो कॉमन लोगों के फेवर में हो। तो इसीलिए हमारे यहाँ पर इलेक्शन को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहां पर, हमारे यहां पर जो वोटर्स हैं वो इलेक्शन में होने वाली एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। अगर आप 2004 के इलेक्शन की बात करोगे तो उस टाइम पर
जो 1/3 वोटर्स थे उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में एंड इलेक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया था। 1/3 पॉपुलेशन का मतलब है 100 में से लगभग 33 लोग, ठीक है, जो वोट में ऑलरेडी इंडल्ज थे। इसके अलावा अगर उन ऐसे लोगों की बात की जाए जो 1/3 पीपल थे जो इलेक्शन कैंपेन में लगे हुए थे, उनमें से बहुत सारे लोग तो ऐसे थे जिन्होंने ये कहा कि हम पार्टी के बिल्कुल क्लोज में हैं, मतलब हम पॉलिटिकल पार्टी को या स्पेसिफिक पार्टी के मेंबर को जानते हैं। एंड आउट ऑफ 1/3 पॉपुलेशन में से हर 7th वोटर, हर 7वां इंसान ये कहता था कि मैं किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हूं। सो यहाँ पर आपको याद क्या रखना है, बेसिकली देखो इतना याद नहीं रखना है इसमें से, आपको बस इतना याद रखना है कि हमारे यहाँ ना इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है इलेक्शन को कि बस पूछो ही मत। तो अच्छी बात है, बल्कि वोट देना चाहिए, हम सबका अधिकार है, और ये अधिकार ऐसा है हमारे पास कि हम ना तख्ता पलट कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं करेगी तो हम दूसरी गवर्नमेंट ला सकते हैं। तो देखो हमारा एक एक वोट इतना इंपॉर्टेंट है, अगर हम वोट नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, गवर्नमेंट को पता कैसे चलेगा वो ढंग से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, राइट। तो वोट सबको देना चाहिए। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि भाई यहाँ पर 1/3 पॉपुलेशन जो उसने 2004 में इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था, सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया था, एंड 1/3 पॉपुलेशन में से आधे लोग तो ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के क्लोज में है, एंड हर 7वां इंसान, हर 7वां वोटर ये कह रहा था कि वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है। नेक्स्ट पॉइंट है दोज हु पार्टिसिपेटेड इन इंडिया इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटी इन इंडिया। यहां पर देखो ग्राफ में बताया गया है कि 1996 की बात करें तो 8% लोगों ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था, 1998 में 13, 1999 में 21, 2004 की बात करोगे तो ये रेशियो काफ़ी अच्छा बढ़ गया था। तो 32% लोगों ने इलेक्शन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया, एंड अब ये रेशियो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। अब आगे ये वाला पार्ट है हमारा जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, एंड फिर हमारा ये जो चैप्टर है ना ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।